अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों को खुदा को ज़िक्र से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोग अपने घरों में अपनी जगह पे खैर ऑफियत से और अल्लाह ताला हम सबको इस मुतबारक महीने के सदक़े जो कि अब आखिरी लम्हात में है, अल्लाह ताला हर तरह की आफत से, हर तरह की मुसीबत से दूर फरमाए। आज जो बात हमने करनी है वो हमारी ऑलरेडी 5 डिस्कशंस हो चुकी हुई हैं 5 चैप्टर्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने जो बात की उसके अंदर हमने प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग का देखा। जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग है, आम तौर पर ये समझ लीजिएगा कि तब तक पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक कि आपके पास किसी चीज़ की स्ट्रेटजी ना हो। अगर बड़ी सिंपल सी बात करता जाऊँ तो स्ट्रेटजी पहले भी मैंने बात की और बड़ी दफ़ा मैंने बोला कि 2 ब्रॉडर सेंस होते हैं, एक मिशन है, एक विज़न है। एक आपकी जो होती है वो ब्रॉडर सेंस होती है। आपने जब भी कोई चीज़ बनानी होती है, जब भी कोई ऑर्गेनाइज़ेशन या कॉर्पोरेशन का काम स्टार्ट करना होता है, तो उसकी एक बहुत बड़ी पिक्चर को सामने रखा जाता है। जो वो वाली पिक्चर होती है जो कि लोगों को ब्रॉडर सेंस देती है, जो लोगों को एक जुमले में पूरी की पूरी कंपनी को समझने का मौका देती है। मिसाल के तौर पर अगर बड़ी सिंपल सी बात करता जाऊँ, तो आपने ऑलरेडी एक बात मैंने पीआईए की लास्ट टाइम। मैंने कहा जी कि बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस और इस तमाम की बात में आपने देखा होगा कि जो लास्ट टाइम मैंने देखा और बात की उसके अंदर मैंने बात की कि आपने जितनी भी प्लानिंग है वो सारी की सारी आप बाय माइंड करते हो। आप ये सोचते हो कि यार मैंने फलां चीज़ कोई भी कारोबार को स्टार्ट करना तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन ये कितनी चीज़ें होंगी, कहाँ-कहाँ से होंगी, उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करना और फिर डिसीजन मेकिंग होती है जिसको हमने लास्ट टाइम बात की और रैशनल डिसीजन मेकिंग का नाम दिया। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बात की। वो तमाम की तमाम चीज़ों के अंदर हमने कहा कि ये एक बंदा जब तक किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं करता तब तक वो किसी चीज़ के बारे में बयान नहीं कर सकता, किसी चीज़ के बारे में बता नहीं सकता। तो आज जो हमने लेक्चर स्टार्ट करने के लिए जाना है वो बड़ी सिंपल सी अगर मैं बात करता जाऊँ तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता जाऊँ, आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी किस्म का कोई कमेंट हो, किसी किस्म की कोई चीज़ आपने पूछनी हो या कोई भी बात आपने विद रेफरेंस ऑफ कंटेंट या मटेरियल के लिहाज से या प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से या आपको जो चीज़ दी जा रही है या बताई जा रही है उसके लिहाज से आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट में मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर आप अगर क्या कहते हैं किसी किस्म का कोई मसला आता है तो आप डायरेक्टली जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर या मेरे साथ वो क्या कहते हैं इंस्टा के ऊपर बात कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आज का जो चैप्टर है और ये भी बात आपको बताता जाऊँ कि ये वाली जो सी लेक्चर्स हैं, ये इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बेसिक मैनेजमेंट के जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की हैं, चाहे वो मास्टर्स लेवल की हैं, चाहे वो एडीपी लेवल्स की हैं, वो तमाम लेवल्स के लिए ये क्लासेस जो सी आपके लिए फ्रूटफुल होगी। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो सा वो तमाम की तमाम चीज़ें जो सी हैं वो ईजी और सिंपलेस्ट वे में समझा सकूँ। अच्छा जी, आज का जो सा चीज़ है वो हमारी बहुत अहम चीज़ के ऊपर डिस्कशन रहेगी जो कि आपकी इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो सा चैप्टर नंबर 6 है वो है स्ट्रेटजी के बारे में। आप ये समझ लीजिएगा कि स्ट्रेटजी पाथ है, ज़रिया है, वो रास्ता है जो आपकी ब्रॉडर चीज़ को हासिल करने के लिए होता है। मैंने पहले भी उस दिन बोला था कि मैंने अगर कहीं पे जाना है तो जाने से पहले मैं ये देखूंगा कि उस जगह पे जाने के लिए कौन-कौन सा वे इस्तेमाल होता है, कौन-कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल होता है, वो कौन-कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल होता है। बाय एयर जा सकता हूँ, बाय सी जा सकता हूँ, बाय रोड जा सकता हूँ और उसके बाद फिर ये देखूंगा कि उसमें से मुझे कौन सी चीज़ फिजिबल लगती है और वो सस्ती तरीन लगती है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो आज का पूरा चैप्टर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटजी को किस तरह से देखा जाता है और अगर बड़ी सिंपल सी बात करूं तो स्ट्रेटजी आपका वो जरिया है, वो रास्ता है, वो अमल है जिसके जरिए आप एक बड़े विजन को, बड़े मिशन को, बड़े गोल को हासिल करने की कोशिश करते हो। तो स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी से रिलेटेड तमाम की तमाम चीज़ों को आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे। स्ट्रेटजी की कितनी टाइप्स हैं, स्ट्रेटजी किस तरह से डील की जाती है और किस तरह से आपको फ्रूटफुल होती है। तो उस सिलसिले में सबसे पहले याद रखिएगा हमारी जो सबसे बुनियादी कोशिश होती है वो होती है सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आगे चल के वैसे बहुत ज्यादा डिस्कशन है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है क्या और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को किस तरह से देखा जाता है, मगर जिस वक्त आप बात करते हो यहाँ पे
तो याद रखिएगा कि सुपीरियर परफॉर्मेंस आपकी, आप ये कह लो कि आपकी वो काबिलियत है, वो एहलियत है जिसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी देने की कोशिश करते हो। और आपको जो सामने फिगर नजर आ रही है उसमें वो कहता है जी सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक हाई प्रॉफिटेबिलिटी है, आप जब भी परफॉर्मेंस देते हो वो एक ही चीज के लिए करते हो, तो व्हाट विल बी द रिटर्न, व्हाट विल बी द रिवार्ड, आपका कल को किसी चीज पर अमल करने के बाद आपको कल को मिलेगा क्या। ठीक है ना, एक मजदूर भी मेहनत तब करता है जब उसको पता होता है कि मुझे इसके रिटर्न में कुछ मिल रहा है। ठीक है, एक टीचर है, एक लॉयर है, एक वकील है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, वो कोई भी काम करते हैं वो किसी न किसी रिटर्न के लिए करते हैं। एक फर्म है या एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी किसी न किसी रिटर्न के लिए काम करती है। तो आप ये कह लें कि जो सुपीरियर परफॉर्मेंस है वो दो चीजों के रिक्वायरमेंट के साथ काम करती है। एक आपकी करती है हाई प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होनी चाहिए, और वो कहता है कि ग्रोथ इन प्रॉफिट ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड। अच्छा, एक होता है कि मैं मंथली रिक्वायरमेंट को देखूं मिसाल के तौर पर। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करता जाऊं विद रेफरेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहा जाता है। अगर आप लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कोई काम करो और लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, या अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए काम करो तो उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। और अगर डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या ईयरली बेसिस के ऊपर आप अगर बात करो तो उसको हम जो है वो ग्रोथ का नाम देते हैं। तो अगर बड़ी सिंपल सी बात करूं, आपने ये देखना है कि जो भी आपकी प्रॉफिट बनेगी वो आने वाले कई सालों तक रहे, टेम्परेरी नहीं होनी चाहिए, लंबे अरसे तक वो काम होनी चाहिए। और जब आप ये सारा कुछ हासिल करने के लिए कोशिश करोगे तो वो एक चीज पे बेस करता है जो कि कम्पिटिटिव एडवांटेज है। कम्पिटिटिव एडवांटेज अगर बड़ी सिंपल सी सेंस में अगर आपको समझाता जाऊं, आप दूसरे से किस तरह बेहतर है, आप अपने कंपटीटर से किस तरह से बेहतर है, ये चीज आपकी कम्पिटिटिव एडवांटेज कहलाती है। आगे जान के वैसे इसके बारे में ब्रॉडर बात करते हैं, मगर फिर भी अगर मैं बड़ी सिंपल सी अगर बात करता हूँ तो ये दो चीजों पर डिपेंड करती है। या तो आप दूसरे से कॉस्ट बहुत कम में चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, इसको कॉस्ट एडवांटेज भी कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर पेप्सी और कोक की अगर बात करते हो, पेप्सी जो सा एक यूनिट 250 ml का वो 15 रुपए में बना रहा है और 20 रुपए का बेच रहा है। और पेप्सी के अगेंस्ट अगर कोक की बात करो, कोक अगर वही यूनिट 12 रुपए में बना के 20 का बेच रहा है तो एक का प्रॉफिट 5, दूसरे का 8। ठीक है, तो उसको कॉस्ट एडवांटेज है कि उसने अपनी चीज की कॉस्ट को मिनिमाइज किया हुआ है, और दूसरा जो है वो क्वालिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है। ठीक है, या तो आप अपनी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी कर लो कि लोग आपके ऊपर कंप्रोमाइज करें ना। आईफोन का यूजर मैंने पहले भी बताया था कि कभी भी किसी दूसरे प्रोडक्ट को नहीं देखेगा। सैमसंग का या यूजर जो है वो कभी किसी दूसरे को नहीं देखेगा, बिकॉज उनके लिए ब्रांड लॉयल्टी इज द बिग एडवांटेज। तो याद रखिएगा कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड आपकी क्वालिटी दूसरे से डिफरेंशिएट होना, ये कंपटीटिव एडवांटेज होता है। खैर, इसके बारे में आगे चल के भी बात करते हैं। जब यहां से आगे आप चलते हो तो याद रखिएगा आपको स्ट्रेटेजी की जरूरत क्यों है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है। तो कहते हैं एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव अ बिग पिक्चर। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक बिग विजन होता है, एक बिग मिशन होता है। उन्होंने सोचा होता है कि आने वाले 5 साल में या 10 साल में हमने अपनी कंपनी की, अपने कारोबार की पोजीशन को यहाँ से लेकर वहां तक जाना है। तो वो जब बिग पिक्चर की बात करते हैं, अबाउट वेयर इट गोइंग एंड हाउ इट विल बी गेट देयर, सबसे पहली बात तो ये है कि वो जाना कहाँ पे, और दूसरी बात वहां पे जाने के लिए रास्ता कौन सा होगा, जो पाथ है उस चीज को स्ट्रेटेजी कहा जाएगा। मैं दोबारा बोल दूं, एक कंपनी ने आज से 10 साल बाद का विजन बनाया हुआ है कि भाई मैंने आज यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो आने वाले 10 सालों में मैंने वहां तक जाना है। तो वो 10 सालों में वहां तक पहुंचने के लिए उसको जिस जिस जगह से ईयरली, मंथली, वीकली जो प्लानिंग की जाएगी, जो बात की जाएगी, जो स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, उसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। याद रखिएगा, मैक्रो लेवल पे या बड़े पैमाने पर आपने कोई चीज को अचीव करना है तो वो छोटे छोटे पैमाने से शुरू होगी। पहले आप ये नहीं करते कि भाई किसी भी इकोनॉमी को संभालो, किसी भी कारोबार को संभालो और आपको सारा कुछ एकदम से दुरुस्त हो गया। क्या होगा, आपको थोड़ा 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 करके उस चीज को बेटर से बेस्ट की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इसमें 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली बात स्ट्रेटेजी, वो वे, वो पाथ, वो प्लान, वो डिसीजन जो आपने सोचा हुआ है कि आने वाले 10 सालों में मैंने जो अचीव करना वो ईयर बाय ईयर ऐसे होगा। फिर उसको मैनेज करना है, इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहा जाता है। खाली पॉलिसी बनाना, प्लान बनाना काम नहीं है, उस पॉलिसी और प्लान को इंप्लीमेंट करना है, इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहा जाता है। और फिर प्लान करना है कि भाई अगर इसमें कोई ना कोई मसला आएगा तो उसको किस तरह से देखा जाएगा। तो ये 3 बिग थिंग है जो कि आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपके किसी भी विजन को, मिशन को अचीव करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देन अगली बात अपनी कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी इज द क्रिएशन ऑफ यूनिक एंड वैल्यूएबल पोजीशन। याद रखिएगा, आपने अपने कस्टमर को जब सेटिस्फाइड करना है
वही चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी बात ये भी आती है कि स्ट्रेटेजी क्यों जरूरी है, यार प्लान क्यों बनाना जरूरी है। अगर उसको देखा जाए तो इसको अगर मैं बड़ी सिंपल सी बात करता जाऊं तो पूरी दुनिया में एक ही मसला है कि हमारी जो जरूरतें हैं वो बहुत ज्यादा है, मगर उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो हमारे पास पैसा है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो बहुत कम। टू मच डिजायर्स है और टू लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, हमारी जो उनसे जरूरियात है, हमारे घर का भी मसला यही होता है कि यार हमारे पास पैसे बहुत कम होते हैं और हमारी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा होती है, और हमारी कोशिश होती है कि वो अपने लिमिटेड पैसों को ऐसी जगह पे यूटिलाइज किया जाए जहां से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल हो सके। इसलिए हम तगदो करते रहते हैं। तो कारोबार की भी यही कोशिश होती है कि जो उसके पास सोर्सेज है उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, और ऐसे यूटिलाइज किया जाए कि आने वाले वक्त में उनको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। ठीक है, और उनकी तमाम की तमाम चीजें जो उनसी है वो अच्छे तरीके से अचीव भी हो जाए। तो इसलिए वो कहते हैं फ्यू नीड्स मैनी कस्टमर, हमारे कस्टमर बहुत है, जरूरतें बहुत कम है। ब्रॉड नीड्स फ्यू कस्टमर, बात का तो होता है कुछ लोगों की कुछ जरूरतें होती हैं कस्टमर को नीड करने के लिए। जैसे आपने अगर कोई चीज को प्रोड्यूस करनी है तो आप सबसे पहले देखोगे डिजायर ऑफ अ कस्टमर, कि कस्टमर क्या नीड कर रहा है, और अगर उसकी नीड जो सी लिमिटेड है, वो सिर्फ जैसे आपने देखा होगा कुछ चीजों के ऊपर लिखा होता है फॉर मेंस ओनली, फॉर चिल्ड्रन ओनली, फॉर वुमेन्स ओनली, तो इसका मतलब उन्होंने लिमिटेड रखा होगा अपने काम को। ठीक है, तो फिर उसको उस लिहाज से स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ब्रॉड नीड्स है, जैसे आप जो चीज बना रहे हैं वो हर बंदा, हर एज का बंदा, हर जेंडर का बंदा जो उनसे वो यूज कर रहा है, तो उसको भी देखना पड़ता है। और बाद में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा चीजें होती है और बहुत ज्यादा कस्टमर होते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ कंपनीज ऐसे नहीं बनते। मिसाल के तौर पर आपकी अगर बात करता हूँ, सैमसंग जो वो आपको एलईडी भी बना के दे रहा है, सैमसंग आपको फोन भी बना कर दे रहा है, सैमसंग जो वो आपके रेफ्रिजरेटर भी बना रहा है, सैमसंग आपको जो है इसी तरह बाकी चीजें भी बना रहा है, वो लैपटॉप से लेकर एलईडी तक सारी सारी चीजें बना रहे हैं। ठीक है, तो वो ब्रॉड नीड्स है और मेनी कस्टमर्स है। ठीक है, इसी तरह आप अगर एलजी की बात कर लो तो वो भी सारा कुछ बना रहे हैं, इसी तरह आप सैमसंग की बात कर लो तो वो भी सारा कुछ बना रहे हैं, हुआवे की बात कर लो तो वो भी सारा कुछ बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाद का बड़ी चीजें होती हैं और बहुत सारे कस्टमर भी होते हैं। बाद का आप लिमिटेड रखते हो कस्टमर्स को, वो पहला केस है। बाद का आपकी ज्यादा नीड्स एक ही चीज से पूरी हो रही होती है, तो वो ब्रॉड नीड्स है, फ्यू कस्टमर्स है। और बाद का वो एक ज्यादा पैनल ऑफ कस्टमर है और ज्यादा चीजें बनानी पड़ती है। जब आप इन सारी चीजों से डिस्कस कर लेते हो तो याद रखिए इसमें एक एग्जांपल अगर देता जाऊं तो मैकडॉनल्ड की है। जैसे मैकडॉनल्ड है, उसने कंपटीशन करना है अगर केएफसी के साथ, तो उसको सबसे पहले अपने स्वॉट एनालिसिस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। मैं थ्रू आउट द मैनेजमेंट के अभी तक जितने भी लेक्चर है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही चीज है जो स्वॉट एनालिसिस है। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है। जब तक आपको ये नहीं ना पता कि आप दूसरे से किस तरह से बेहतर है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और यही चीज उनसी वो स्ट्रेंथ्स है। ठीक है, जैसे पेप्सी और कोक है, पेप्सी और कोक जब भी अपनी प्रोडक्ट को बनाते हैं या बेचते हैं तो उनको अपने कंपटीटर को जरूर देखना पड़ता है। अपने कंपटीशन के अंदर जो बंदा है उसकी तमाम की तमाम चीजों को देखना पड़ेगा। इसी तरह मैकडॉनल्ड को स्ट्रेंथ्स अपनी देखनी पड़ेंगी केएफसी के मुकाबले में, केएफसी को अपनी वीकनेसेस को दूर करना पड़ेगा मैकडॉनल्ड के मुकाबले में। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, एक सिचुएशन एनालिसिस है कि मैकडॉनल्ड जो वो अपना स्वॉट एनालिसिस करता है और वो सबसे पहले ये देखता है कि कहाँ कहाँ पे कमी है, कहाँ कहाँ पे वो अच्छा है, और उसको उसके कंपटीटर की तरफ से क्या क्या थ्रेट्स हैं, और उन थ्रेट्स को यूज करते हुए वो अपने लिए किस तरह से बेस्ट बना सकता है, ये उसकी अपॉर्चुनिटीज होती है। जब आप ये सारी चीजों को कर लेते हो तो याद रखिएगा, मैंने शुरू से ही बात की कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन से वो एक चीज है, वो जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है। कम्पिटिटिव एडवांटेज वो है जो आप दूसरे से बेहतर अपने आप को करने की कोशिश करते हो। तो वो कहते हैं द कंपनी विल बी एबल टू अप्लाई टू स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सबसे पहले तो उसको ये बताना चाहिए कि उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो किस चीज में सबसे ज्यादा माहिर है। ठीक है, और वो जो सबसे ज्यादा जिस चीज में माहिर होगा वही चीज उसका कम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। तो वो कहता है विदाउट बीइंग व्हाट डज not evaluate the properly and the ability which the company possess। याद रखिएगा, जब तक कंपनी अपने आप की तमाम चीजों को वैल्यूएट नहीं करे, एनालिसिस नहीं करे, और तब तक उसको ये नहीं पता चल सकता कि कौन सी चीज उसकी एबिलिटी में आती है और कौन सी चीज उसके लिए ज्यादा बेटर है और कौन सी चीज उसके लिए कम है। तो जब ये सारी चीजों को वो एनालिसिस कर ले और वो ये देखे कि यार मेरी ये वीकनेसेस है, ये मेरी जो सी है वो अच्छी चीजें हैं, तो वो एनालिसिस करने के बाद ही उसका जो सा बेस्ट पॉइंट है वो उसको पता चलते हैं और वो उसको अच्छे तरीके से यूज करता है। तो कहते हैं कंपटीशन कंपनी कंपैरिजन विल लीड एंड द स्ट्रॉन्ग पॉइंट व्हिच रिलेटिवली कुड बी ग्रास्प्ड। ठीक है, याद रखिएगा, आप जब अपना कंपटीशन करने वाले के साथ अपनी चीज को कंपेयर करते हो और ये देखते हो कि यार मेरी चीज ये दूसरे से इस तरह से बेहतर है, तो वही चीज आपके लिए उनसे वो कम्पिटिटिव एडवांटेज बनाती है। तो वो कहते हैं द स्ट्रेटजी व्हिच सीज
फ्रॉम व्यू पॉइंट टू कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो वो कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज, रीइंफोर्समेंट एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज दे आर नॉट डिसएबल। याद रखिएगा, आप में अगर कुछ होगा तो तभी वो दूसरे के ऊपर आपको तरजीह देगा। अगर आप में कोई चीज होगी ना, एबिलिटी होगी, कोई क्वालिटी होगी, आपके बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी होगी, तो वही चीज दूसरे के ऊपर आपको जो सा वो प्लस पॉइंट दिल जाएगी। अब मैंने पहले भी बड़ी दफा एग्जांपल दी, मैं दोबारा देता जाऊं। आईफोन आज भी पहले नंबर पे, उसकी वजह यह है कि उसने जो एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी पर जाने का स्टेप था वो पहले नंबर पे लिया था। कभी भी दूसरे नंबर वाले को नहीं याद रखा जाता, हमेशा याद रखिएगा पहले नंबर वाले को याद रखा जाता है। चाहे वो 1 मार्क्स का हो, 0.1 का हो, 0.1% का क्यों ना हो, हमेशा फर्स्ट को देखा जाता है। और ये जो फर्स्ट बनाने वाली चीज है, यही आपकी कम्पिटिटिव एडवांटेज में आती है। देन वो जो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से मुराद आप ये ले सकते हो कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट को शुरू करते हुए आपको कौन कौन सी चीजों को देखना पड़ता है। मगर यहाँ पे जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। जो आपने पाथ बनाना है उसको डिफरेंट 5 पार्ट्स में से या 5 स्टेप्स में से गुजारोगे तो तब वो कंप्लीट होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, आपने डिफाइन एंड रिव्यू मिशन। आपने ब्रॉडरली क्या चीज अचीव करनी है, वो सबसे पहले नंबर पे स्टेप आता है, वो सबसे पहले नंबर पे आपको देखना पड़ेगा। इस चीज को डिफाइन एंड रिव्यू द स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, वो कहता है कि स्टेप 2 क्या है, एनालिसिस द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। दूसरे नंबर पे आपने जो मिशन या व्यू अचीव करना है उसके लिए एनालिसिस किया जाता है इंटरनली और एक्सटर्नली, जिसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी क्या क्या वीकनेसेस हैं। स्ट्रेंथ्स पॉजिटिव पॉइंट, वीकनेसेस नेगेटिव पॉइंट्स हैं या वीक पॉइंट्स हैं। उन पॉजिटिव पॉइंट्स को यूज करते हुए किस तरह थ्रेट्स को काबू करना है जो दूसरे की तरफ से आ रही है, और जो वीकनेसेस हैं उनको अपॉर्चुनिटीज में कैसे क्रिएट करना। जो आपके वीक पॉइंट है आप उनको किस तरह ओवरकम करोगे। ठीक है, तो यही चीज उनसी है, वो आपका स्टेप 2। जब आप ये कर लो तो याद रखना, जो चीजें आपने आइडेंटिफाई की हैं एज अ थिंग कि आपने इन चीजों पर अमल करना है, वो चीज उनसी स्टेप 3 में आता है। इसको आइडेंटिफाई द गोल एंड ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। आइडेंटिफाई द गोल का मतलब क्या है कि भाई मैंने पहले तो सोचा कि मैंने काम करना है, और दूसरे नंबर पे मैंने ये सोचा कि ये काम करना किस तरह से। तो उसके लिए जो प्लानिंग की जाएगी, ये आइडेंटिफाई द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और उन प्लान को हासिल करने के लिए, गोल को हासिल करने के लिए, ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए फिर एक पाथ सोचा जाएगा। फिर एक, जैसे आपको अगर कोई डिफिकल्टी आए तो आप उस डिफिकल्टी के लिए फिर ये देखते हो कि यार मैंने इस डिफिकल्टी से निकलना कैसे। उस डिफिकल्टी से निकलने के लिए आप जो स्ट्रेटेजी बनाते हो, आप जो प्लान बनाते हो, इसको फॉर्मुलेट द स्ट्रेटेजी एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे एक कंपनी ने सोचा होगा कि आने वाले 5 सालों में मैंने ये अपनी फलान चीज उनसी वो मल्टीनेशनल लेवल पे लॉन्च करनी है, तो उन 5 सालों में उसने उसको मल्टीनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए क्या क्या स्टेप्स किए, ये फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजी अचीव द ऑब्जेक्टिव। और फिर जब बन जाए तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आखिरी स्टेप होता है। ठीक है, तो स्टेप 1 मैं फिर दोबारा बोल दूं, आप सबसे पहले अपने विजन को देखते हो, जो ब्रॉडर सेंस होती है, उस विजन को देखते हुए आपको ये देखना पड़ता है कि क्या क्या आपके पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है। उन दोनों चीजों को देखने के बाद आपको फिर एक गोल्स और ऑब्जेक्टिव को देखना पड़ता है। जब वो भी आप जज कर लो तो देन आपको स्टेप 4 के ऊपर कौन सा है, वो अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, अपना एक पाथ बनाना पड़ता है। जब वो भी बन जाए तो देन आप उस पाथ को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई गई, जो प्लान बनाया गया, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो, प्रैक्टिकली करते हो। तो देन अगली बात मुझे कह रहा है, कंपटीटिव एडवांटेज में सबसे पहले वो कहता है स्टेप 1 है सोर्स ऑफ कंपटीटिव एडवांटेज जो उनसे है, वो सबसे पहले क्या है जी, सुपीरियर एसेट्स। आपकी दूसरे से जो प्लस पॉइंट्स हैं वो सुपीरियर एसेट्स हैं। अकाउंटिंग के सेंस में वैसे एसेट्स वो होती है जो किसी भी कारोबार को पॉसिबल बनाते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी, ये सारा कुछ होता है। मगर अगर आप यहाँ पे बात करो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में, आपके पास दूसरे से प्लस पॉइंट क्या है, आप दूसरे से किस तरह से बेटर हो, ये सुपीरियर एसेट्स है। और इसी चीज को सुपीरियर कैपेबिलिटीज भी कहा जाता है। कैपेबिलिटीज एबिलिटीज को कहा जा सकता है, सलाहियत को कहा जा सकता है। ठीक है, देन की सक्सेस फैक्टर, और याद रखिएगा वही चीज जो वो गेम चेंजर होती है आपके लिए, वही चीज आपके लिए गेम चेंजर होती है, वही चीज आपकी डू और डाई में कन्वर्ट कर सकती है। जो आपकी की एसेट्स होते हैं, जो आपकी की कैपेबिलिटीज होती है, जैसे आपका जो एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है, जो पॉजिटिव पॉइंट है, जो स्ट्रेंथ्स है आपकी, वही चीज आपके जो सी है स्टेप 1 के ऊपर आपको जो है डू और डाई में लेके जा सकती है। उसके बाद याद रखिएगा इसकी कुछ बैरियर्स या लिमिटेशन भी है। हाई
हायर द बैरियर द एंट्री टू कंपनी व्हेन द न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैंने पहले भी बोला था कि याद रखिएगा एनवायरनमेंट में एक चीज थी, एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में हमारी बात हुई थी और उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल के साथ इसका जिक्र किया था, मगर मैं थोड़ा सा रेफर देता जाऊं कि याद रखिएगा इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं होता किसी भी जगह पे नए बिजनेसमैन का एंटर होना और पुराने वाले का छोड़कर जाना भी, क्योंकि मार्केट शेयर होता है, कंपटीटर के कई चीजों को देखना पड़ता है। तो याद रखिएगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, यहाँ पे जो बंदा पहले नंबर पे मूव कर जाता है वही बंदा एडवांटेज लेता रहता है सारी जिंदगी, और आईफोन उसकी बिग एग्जांपल, मैंने पहले भी बात की, ठीक है। और बैरियर्स टू द इमिटेशन है कि जो भी नया आएगा उसको फिर उस चीज को रेजिस्ट करना पड़ेगा, उसकी रेजिस्टेंस आएगी सामने, उसको बैरियर्स आएंगे, उसको मुश्किलात आएंगी, रुकावट आएगी कि ये नहीं हो सकता स्टेप। उसके बाद आगे याद रखिएगा मॉडल ऑफ द कम्पिटिटिव एडवांटेज में सबसे पहले आपको अपने रिसोर्सेज को देखना पड़ता है कि आपके पास कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, उनमें से याद रखिएगा आप किस तरह से दूसरे से मुख्तलिफ है, इसको डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंसीज कहा जाता है, ठीक है। मैं फिर बोल दूं, आपके पास जो जो कुछ है वो सारा कुछ रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज में से आपकी जो सी प्लस पॉइंट है वो कैपेबिलिटीज में से डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंसीज है। जब आप उनको देख लो तो याद रखिएगा कि दो चीजें इसमें से हो सकती है। मैंने पहले भी बोला, आप दूसरे में कॉस्ट से कम हो तो ये कॉस्ट एडवांटेज है, आपकी चीज दूसरे से मुख्तलिफ कितनी है ये डिफरेंशियल एडवांटेज है। गाड़ी चार पहियों वाली हमेशा अगर आप लेना चाहो तो वो मेहरान भी है, वो सिविक भी है, वो सिटी भी है, वो फरारी भी है, वो लैम्बोर्गिनी भी है और वो बीएमडब्ल्यू भी है, ठीक है। गाड़ी वो भी चार पहियों पे चलती है, ये भी चार पहियों पे चलती है, मगर कंफर्टेबिलिटी का, लग्जरी का, ठीक है, कई आइटम्स आ जाते हैं और यही चीज उनसी है वो दूसरे से डिफरेंट आपको करती है, ये डिफरेंशियल एडवांटेज है, ठीक है। जो भी उनका यूजर है वो कभी दूसरी चीज के ऊपर नहीं आने लगा, ठीक है। और जो आपका कॉस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज करने वाला था, मैंने पहले भी बोला था कि दो तरह के लोग होते हैं, क्वालिटी कॉन्शियस और एक कॉस्ट कॉन्शियस। एक वो होते हैं जो प्राइस को देखते हैं, यार प्राइस कम होनी चाहिए, चीज जैसे मर्जी हो, ठीक है, उनके लिए कॉस्ट एडवांटेज होती है हमेशा, क्योंकि वो सस्ते में चीज बनती है और सस्ते में वो चीज चलती है, ठीक है। और बाद में ऐसी चीजें होती है उनसे डिफरेंशियल होती है दूसरे से क्वालिटी के लिहाज से, वो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, जो भाईजान सारी चीजों पे देखते हैं मगर वो कॉस्ट, वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते, और यही चीज आपकी वैल्यू बनाती है, मार्केट में आपका यूजर क्रिएट करती है, और जब यूजर सेटिस्फाइड हो तो याद रखिएगा वही चीज आपकी कम्पिटिटिव एडवांटेज है। देन मैं बात करूं कि कम्पिटिटिव एडवांटेज की डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर करता जाऊं, वो है कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी इज अबाउट बीइंग डिफरेंट, आप दूसरे से डिफरेंट कितना, it's mean deliberately choosing the platform perform activities differently or perform different activities। आप दूसरे से कितना मुख्तलिफ परफॉर्म कर रहे हो, चाहे वो कॉस्ट के लिहाज से कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिहाज से कर रहे हो, तो वो आपके लिए कम्पिटिटिव एडवांटेज कहलाएगा, ठीक है। और ये माइकल पोर्टर के मुताबिक है। देन मुझे बात करें, वो कहते हैं टू बेसिक टाइप्स हैं इसकी, डिफरेंशिएशन, आप दूसरे से डिफरेंट कितने हैं, और दूसरी कॉस्ट लीडरशिप। मेरे ख्याल से मैंने ब्रॉडली बोला था कि आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे, वही चीज मैं अगर आपको फिर दोबारा बताता रहूं, वो कहते हैं बोथ कैन बी मोर ब्रॉडली अप्रोचेस और नैरो। बाज का जो इसको बड़े पैमाने पर भी देखा जा सकता है और स्मॉल पैमाने पर भी देखा जा सकता है। आप बाज का कुछ चीजों को अपने आप को दूसरे से डिफर करते हो, वो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंट फ्रॉम वन टू अनदर क्वालिटी। आपकी क्वालिटी दूसरे से कितनी बेटर है, इसको डिफरेंशिएशन कहा जाएगा। और बाजुकात आपकी चीज दूसरे से कितनी सस्ती है, ये कॉस्ट लीडरशिप है। और ये दुनिया में दो ही बड़ी टाइप्स है किसी भी जगह पे दूसरे से अपने आप को कंपटीशन में बेटर करने की, या तो कॉस्ट में बेटर कर लो या फिर आपकी चीज क्वालिटी में बेटर कर लो। वो कहते हैं अप्रोच वन क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की कॉस्ट लीडरशिप क्या है, अ फर्म सेट आउट टू बिकम द लो कॉस्ट प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री। आप अपनी चीज को इतना कुछ चीप कर लो कि कोई आपका मुकाबला ही नहीं कर सके। और चाइना ने इस चीज का बेस्ट सबूत दिया कि उसने पूरी दुनिया में अपनी चीज को इतना कुछ सस्ता कर दिया कि उसका कोई बात ही नहीं कर सकता, उसके साथ उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। नोटबुक कहता है कॉस्ट लीडर मस्ट अचीव पैरिटी और एट लीस्ट प्रॉक्सिमिटी इन द बेसिस ऑफ द डिफरेंशिएशन इवन दो इट लाइक द कॉस्ट लीडरशिप ऑफ द सीएस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सीएस स्टैंड फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अच्छा याद रखिएगा, इसकी अगर एग्जांपल वो नीचे दे रहा है, वो कहता है जी निसन है, टेस्को है और डेल है। अगर बड़ी सिंपल सी बात करूं, उन्होंने इतनी कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी को सस्ता कर दिया, इतना कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी को सस्ता कर दिया कि उसके साथ कोई दूसरा बंदा जो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। चाइना उसकी बिग एग्जांपल है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्री को इतना कुछ ज्यादा उसने चीप कर दिया, उसकी
आप 20 की चीज बना के तो वो 2 के अंदर उसकी कॉपी तैयार करके आपको दे देता है और आपको फिर किसी दूसरे की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। देन सेकंड आंसर वो कहते हैं कि अप्रोच 1 में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कॉस्ट लीडरशिप में स्टेप्स है। स्टेप 1 में आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट वैल्यू चेन एंड असाइन कॉस्ट एसेट्स टू इट। याद रखिएगा, अगर आपने कॉस्ट की तरफ जाना ना कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा आपको चीज बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, उन चीजों के ऊपर कितना खर्चा आता है। स्टेप 2, डायग्नोज द कॉस्ट ड्राइवर दैट ईच वैल्यू ऑफ एक्टिविटी एंड हाउ दे इंटरवेट। मैंने सोचा कि मेरी एक चीज को बनाने के लिए 4 स्टेप्स है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 1 पे मेरा इतना खर्चा है, स्टेप 2 पे मेरा इतना, 3 पे ज्यादा आ रहा है, 4 पे उससे ज्यादा आ रहा है, तो 3 को मिनिमाइज कैसे करना है, ये स्टेप। स्टेप 3 है आइडेंटिफाई द कंपटीटर वैल्यू चेन। आपने अपने एडवांटेज को देखने के लिए दूसरे को भी ऑब्जर्व करना। आप तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आप दूसरे कंपटीटर को नहीं देखोगे। ये स्टेप 3 है कि मैंने पहले नंबर पे देखा कि मेरी, अगर फर्स्ट करो एक चीज को बनाने के ऊपर मेरा टोटल 12 रुपए खर्चा आ रहा है, ठीक है, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2, अब मैंने उनमें से ये देखना है कि किन किन चीजों पे कितना कितना खर्चा आ रहा है, और मेरी चीज के ऊपर अगर 12 रुपए आ रहा है तो मेरे कंपटीटर का कितना आ रहा है, ये स्टेप 3 है। और स्टेप 4 है डेवलप अ स्ट्रेटजी। फिर मैंने ये देखना है कि अगर फर्स्ट करो उसका 12 रुपए आ रहा है, मेरा भी 12 आ रहा है, तो मैंने किस तरह से अपनी चीज को 12 से 10 पे लेकर आना, ये स्टेप 4। देन अगली बात अपनी कर रहे हैं, वो कहते हैं कंपटीटिव एडवांटेज मॉडल ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला हमने देखा कि कॉस्ट को किस तरह से मिनिमाइज करना है, अब हम बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है। अ फर्म सीक्स टू बी यूनिक इन इट्स इंडस्ट्री अलोंग सम डायमेंशन दैट आर वाइडली वैल्यूड बाय द बायर्स। आईफोन बिग एग्जांपल मैं दोबारा देता हूं, आईफोन का यूजर कभी किसी दूसरी की तरफ जाता ही नहीं। क्यों? उसको उसका तमाम चीजें वैसी ही होती है। उन्होंने चीज अपनी, ब्रांड अपनी, लोगों के अंदर वो क्या कहते हैं, उनकी जरूरत बना दी है। 2 चीजें होती है ना, या तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक चीज लेकर आओ, या फिर जो बनी हुई है उसके मुताबिक अपनी जरूरत को डालो। ठीक है, आप जब भी अपनी जरूरत या अपनी चॉइस, 2 चीजें मैं दोबारा डिफाइन करता रहूं, या तो अपनी चॉइस बना लो या किसी की चॉइस बन लो। ठीक है, तो आईफोन ने अपनी चॉइस बना ली है, लोगों में अपनी डिजायर क्रिएट करवा दी है। ठीक है, ये उनकी डिफरेंशिएशन। ठीक है, और वो कहते हैं एरियाज ऑफ डिफरेंशिएशन कैन बी प्रोडक्ट, वो चीज भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन, बात का आप चीज को डिवाइड करते हुए कर लेते हो कि भाई ये मेरा एरिया, ये आपका एरिया, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। सेल्स, मार्केटिंग, या फिर आप अपनी चीज की जो सी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, अपनी चीज का इमेज क्रिएट कर लेते हो, ये सारी की सारी जो है वो डिफरेंशिएशन है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं, डिटरमिन हू द रियल बायर। सबसे पहले याद रखिएगा, आपको ये ना पता हो कि आपकी चीज खरीदनी कितनी है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको अपने बायर को देखना पड़ेगा। फिर आइडेंटिफाई द बायर्स वैल्यू चेन द फर्म्स इंपैक्ट। याद रखिएगा कि बायर को चाहिए क्या, ये जब आपके जहन में क्वेश्चन आ गया, आप उसके ऊपर अपनी चीज को लेकर आ गए, ये डिफरेंशिएशन है। स्टेप 3 वो कहते हैं डिटरमिन द रैंक बायर परचेज क्राइटेरिया। ये देखो कि उसकी परचेजिंग पावर क्या है, वो कितनी रेंज में लेकर आता है। अब लग्जरी कार के अंदर आता हूं तो BMW, फरारी और रोल्स रॉयस सारे के सारे नहीं खरीद सकते, लैम्बोर्गिनी सारे के सारे नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो आपने अगर अपनी चीज को इतने हाई लेवल पे लेके जाना है कि आपको कॉस्ट की कोई परवाह नहीं है, तो आप अपने बायर को भी फिर वही देखोगे, आम बंदे के लिए नहीं वो बनाते। ठीक है, फिर असेस द एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल सोर्स ऑफ यूनिकनेस इन अ फर्म ऑफ वैल्यू चेन। फिर आपको ये देखना पड़ता है कि यार मेरी चीज में दूसरों से यूनिकनेस कैसे है, या फिर आप उसको दूसरों से यूनिक या अलग कैसे बना सकते हो। आइडेंटिफाई द कॉस्ट एग्जिस्टिंग द पोटेंशियल सोर्सेज एंड द डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा, उसके बाद आप ये देखोगे कि अच्छा चलो ठीक है, मैं अपनी चीज को यूनिक कर रहा हूँ, तो क्या मुझे कॉस्ट का तो कोई मसला नहीं है, क्या मेरा बायर उतनी चीज को परचेज करने के लिए तैयार हो जाएगा। जब ये हो जाए, चूज एंड कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू एक्टिविटीज दैट क्रिएट द मोस्ट वैल्यूएबल और डिफरेंशिएशन बायर रिलेटिव टू द कॉस्ट डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा, फिर जिस वक्त आप ये सारा कुछ कर लोगे तो बायर आपकी चीज को खरीदने के लिए कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार होगी, और यही चीज उनसे वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सेकंड फेज या सेकंड तरीका है। पहले मैंने बोला कॉस्ट लीडरशिप और दूसरा मैंने बोला डिफरेंशिएशन। जब आप ये सारा कुछ कर लेते हो तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 3 कौन सा है, जो ऑलरेडी हमने बात नहीं की, आप दोनों में से जो मर्जी स्ट्रेटजी सेट कर लो, चाहे वो कॉस्ट वाली कर लो, चाहे वो दूसरी डिफरेंशिएशन वाली कर लो, क्वालिटी वाली कर लो। कॉस्ट और क्वालिटी 2 ही चीजें हैं, या कॉस्ट को मिनिमाइज कर लो या क्वालिटी को बेटर कर लो। जो भी चीज आप देख लेते हो उस पर फिर फोकस, चेंज नहीं करना, और यही चीज उनसे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हम करते क्या है, एक चीज को सेट आउट कर लेते हैं मगर उसके ऊपर फोकस नहीं रहते। तो याद रखिएगा, अच्छी एडवांटेज या अच्छा कम्पिटिटिव एडवांटेज वो है जिसमें आपने जो भी काम करना है फिर उसके ऊपर फोकस रहोगे, आप उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहोगे, और यही चीज उनसी है वो फोकस में आएगी। जब ये सारा कुछ कर लेते हो तो अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट फेज है वो स्ट्रेटजी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभी बात करते हैं। अभी फिलहाल यहाँ तक इस पूरे चैप्टर के लिए अगला इसका फेज जरूर देखिएगा, तभी आपको इस पूरे की पूरी चैप्टर की समझ आएगी। जज़ाकल्लाह।